नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिस कंपनी को हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए इस कंपनी का सीधा-सीधा जो टक्कर है वो रिलायंस के साथ है, रिलायंस रिटेल के साथ है। और दोनों कंपनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि रिलायंस रिटेल का बहुत ज़्यादा आउटलेट है। और रिलायंस रिटेल ने मैंने एक वीडियो में आपको ये भी शेयर किया था कि रिलायंस रिटेल ने हर दिन 2 से 3 आउटलेट ओपन कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो सोचिए हर दिन अगर 2 आउटलेट ओपन हुआ, 2 छोड़ दीजिए अगर एक भी आउटलेट हुआ तो 365 डेज़ में तो 365 डेज़ में 365 आउटलेट ओपन हो जाएगा। तो उसी बेसिस में एवेन्यू सुपरमार्ट का उतना ज़्यादा मतलब आउटलेट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट का मॉडल्स कुछ अलग है। कंपनी जहाँ-जहाँ पे बिज़नेस करे, जहाँ-जहाँ पे इसका मतलब रिटेल शॉप ओपन किया है, वहाँ पे टोटली वो जगह को भाड़े पे नहीं लिया, वो टोटली जगह को खरीदारी करके उसमें बिल्डिंग बनाकर वो काम कर रहा है। तो इसमें एक एसेट उसका जनरेट हो रहा है, तो आज कल जाके एवेन्यू सुपरमार्ट में कुछ भी दिक्कत आए तो वो एसेट को बेचकर वो पैसा वहाँ से मतलब पैसा ले पाएँगे। तो जहाँ पे रिलायंस नहीं कर पाएँगे, तो दोनों में अगर सेल्स का ग्रोथ दिखा दूँ तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम सेल्स का ग्रोथ है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत हाई है, अभी भी बहुत हाई है क्योंकि प्रीवियस जो वैल्यूएशन था, अभी देखा जाए तो प्रीवियस जो वैल्यूएशन था वो देखा जाए तो एक टाइम इसका वैल्यूएशन चला गया था 300 के ऊपर, मतलब पी रेशियो बहुत हाई था 300 के ऊपर। आज पी रेशियो वही लेवल में आ गया जो कोविड का लेवल था। तो फिर भी बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि कोविड के लेवल में आ गया तो यहाँ से एक रिवर्सल होने का चांसेस है। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं, मगर मैं इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर निवेश नहीं करना चाहूँगा। हाँ, मैं कुछ ट्रेड बनता है तो ज़रूर ट्रेड लूँगा। अभी इस कंपनी के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, वो है डेट फ्री है और कंपनी का सीएजीआर के परसेंटेज में 24% के आसपास ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ। और कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है वो 33% के आसपास 10 साल में ग्रोथ हुआ। तो एक अच्छी बात है, कंपनी के ये सारे पॉइंट्स बेस्ट माना जाता है। कंपनी 10 टाइम्स सॉरी 15 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में आपको इस चीज़ देखने को मिलता है। तो कंपनी सिर्फ़ के सिर्फ़ गवर्नमेंट कंपनी में आपको बुक वैल्यू के आस-पास ही ट्रेड दिखेगा, बाकी सारे कंपनीज़ में आपको बुक वैल्यू के बहुत ऊपर ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि जो मतलब डिविडेंड पे आउट है, वो डिविडेंड पे आउट कंपनी उतना ज़्यादा पे आउट नहीं देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिविडेंड पे आउट नहीं देखने को मिलता। और कंपनी के जो रिटर्न ऑफ मत इक्विटीज़ है, वो 12.6% के आसपास है, थोड़ा-सा 15% के कम है, मतलब एक एवरेज लेवल के नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला है। अभी कंपनी के कैश फ्लो के इस बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैश फ्लो आपको बिग पॉजिटिव साइन में देखने को मिला। जब कैश फ्लो इतना शानदार है, तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अभी रिटर्न ऑफ इक्विटीज़ के बारे में बात करूँ तो देखिए थोड़ा-सा वीकनेस तो था, मगर फिर से वो कंपनी रिकवरी भी किए, 20% तक फिर से रिकवरी कर दिया। जो 13% के आसपास चला गया था, वो फिर से रिकवरी हो गया। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेचे? क्योंकि जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया, आपको एवरेजली 15% के ऊपर रिटर्न मिला। इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और मेरे जो राय है वो मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए वो तैयारी में हूँ। जो ट्रेड बनना है कुछ शोल्डर कम हेड कम, उसके बाद शोल्डर बना। मुझे लगता है फिर से एक बार यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब शोल्डर कंप्लीट करेगा तो एक बड़ा-सा मौका मिलेगा, एक एंट्री लेवल होने का, तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लूँगा। और किस लेवल में मैं एंट्री लूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फाइनली इस कंपनी के ऊपर मेरा अभी भी कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। अगर आपको रूल्स को फॉलो करके चलना है, आपको मार्केट के बारे में सीखना है, इस तरीके से पैटर्न्स के बारे में सीखना है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। और आप मार्केट अपडेट रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, तो लिंक में जाकर जॉइन करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक, इस कंपनी के बारे में हर लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन आते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, जो एक एक देखा जाए तो एक ऐसे बैंक है जिस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ भी आया है। जो गुड न्यूज़ मुझे लगता है ऑब्वियसली गुड न्यूज़ है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी जो मतलब जो एनबीएफसी है,
दोनों को एक साथ मार्च करने का जो अनाउंसमेंट था वो फाइनली आरबीआई ने उसको राय दे चुके हैं। चलो भाई उसी के बारे में बात कर लेता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर 3% का जाम हुआ पिछले दिनों में, और वो भी किसके लिए, आरबीआई अप्रूव मार्जर विद आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स। तो आईडीएफसी के साथ आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग्स दोनों को मार्च किया जाएगा, जिसके चलते आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक मैसिव जाम देखने को मिला। क्योंकि देखिए जब भी दोनों कंपनी मार्च होते हैं तो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर देखने को मिलता है कि कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। जैसे एल टी आई माइंट्री, एल टी आई माइंट्री दोनों को सॉरी एल टी आई माइंट्री दोनों को एक साथ मार्च किया गया। एल टी एक अलग कंपनी था, माइंट्री एक अलग कंपनी था, दोनों ही एल एन टी ग्रुप के कंपनी थे, और दोनों को एक साथ मार्च किया गया। और उसके बाद किस तरीके से जर्नी हो रहा है आप देख सकते हैं। उसी तरीके से एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी दोनों को एक साथ मार्च किया गया, वो भी आप सब जानते हैं। तो बड़े से बड़े कंपनी को बिजनेस अगर सेम टू सेम है तो उसमें एक्सपेंस घटाने के लिए, उसको बिजनेस को और भी ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो डिसीजन यहाँ पे दिया गया है, इस डिसीजन शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए ही लिया गया है। अभी कंपनीज के ऊपर एक एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, कंपनी के जो कासा रेशियो है वो 50 के ऊपर है। मुझे इस पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि कोई भी बैंक्स के ऊपर अगर कासा रेशियो ज़्यादा है तो उस बैंक बैंक का मतलब खासियत जरूर मैं बता दूं कि उस बैंक की एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि देखिए मार्केट से अगर बैंक खुद आरबीआई से लोन लेकर कस्टमर को लोन देता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और उसी जगह पे अगर कासा रेशियो से 50% मान के चलिए, 100 रुपीज़ बैंक मार्केट से उठाएंगे और उस 100 रुपीज़ को लोन देंगे, तो उनमें से 50% 50 रुपीज़ उसको कासा रेशियो से मिल गया, जहाँ पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बहुत कम। मान के चलिए आपका सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है, 3 से 4%, और कास करंट अकाउंट में तो कुछ आपको पैसा देना ही, मतलब बैंक को कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, उल्टा बैंक आपसे चार्ज लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट यही है कि जो बैंक का कासा रेशियो ज़्यादा होगा वही बैंक अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा और वो मार्केट से उसी पैसे को लोन के हिसाब से दूसरों को देकर अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। तो नेट एनपीए जो है, एनपी मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा लगा, क्योंकि 0.60 के नीचे हो तो अच्छा कहा जाता है, फिर भी 1% के आसपास है तो कोई बात नहीं, एक मेजर में है। और बाकी कंपनी के ऊपर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 6.36 के आसपास है, और कैपिटल एडुकेसी रेशियो वो 16% के आसपास है। देखिए आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशन था वो 9% के ऊपर हो, मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो होना चाहिए था। अभी आरबीआई उसको बढ़ाकर कर दिया 11%, बैंकिंग के लिए 11% कर दिया। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि कंपनी के पास 16% कैपिटल एडुकेसी रेशियो है। अभी कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। मान के चलिए बैंक के पास 100 रुपये है, तो बैंक 100 रुपये के 100 रुपये ही लोन के हिसाब से कस्टमर को दे सकते थे। मगर आरबीआई ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपके पास एटलीस्ट 9% आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा पैसा आप कस्टमर को दे देंगे, मतलब लोन के हिसाब से दे देंगे, कल कल जाकर अगर लोन नहीं उठा पाए तो बैंक के ऊपर जो लोग पैसा रखे हैं कासा रेशियो में, जो लोग पैसा बैंक के ऊपर रखे हैं तो उसको तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम्स ना आए तो आरबीआई ने एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया, अभी 11% तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन होना चाहिए। क्योंकि आज देखा है तो बहुत सारे बैंक्स, यूएस जैसे बड़े कंट्रीज में 2 बैंक्स डिफॉल्ट हो गया, यही कारण के वजह से लोन बहुत ज़्यादा दे दिया और मार्केट से वो लोन उठा नहीं पाए और बैंक कोलैप्स कर गया। तो इसी तरीके से सिचुएशन ना घटे तो इसलिए आरबीआई ने इस तरीके से डिसीजन लिया। तो आईडीएफसी बैंक के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग करके रखे हैं। क्यों रखे, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिला है। तो आईडीएफसी बैंक के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड लिया, और एक लंबा जर्नी का ट्रेड है, कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। 2018 से स्टेट बना था, कफ विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितने सारे वोलेटिलिटी के साथ कंपनी आगे बढ़ा। देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर आपने जो ट्रेड दिया था वो ट्रेड तो बहुत शानदार है, और ट्रेड ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्यों किया। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जो लेवल से यहाँ पे मैंने आपको मार्किंग किया ये स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो जब भी वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा कभी ना कभी वो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद आपको ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूँ तो इस रेजिस्टेंस को कंपनी ने क्या क्या ब्रेकआउट किए। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का मतलब है वो फिर से अपर साइड में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और ये जो लेवल है ये प्रीवियस एक स्विंग लेवल का, स्विंग लाइफ टाइम हाई का लेवल था, उस लेवल को ब्रेकआउट किया तो कभी ना कभी तो रिट्रेसमेंट करेगा। तो उसी तरीके से सिचुएशन को फॉलो करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। अगर इस यहाँ पे टारगेट बनता है एंटी लेवल से तो 74% के आसपास टारगेट बन सकता है।
तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए फाइनली ट्रेड टारगेट अचीव हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना था कप विथ 100 पैटर्न्स। जब भी मुझे इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखे तो मैं इस तरीके से पैटर्न्स को कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स में ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला और सब लॉसेस का परसेंटेज बहुत कम है इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में। हाँ, सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ को ढूँढने में कुछ नहीं होगा, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल देखना होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी मिल गया, पैटर्न मिल गया तो मैं टेल ले लूँगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल ढूंढना होगा। और अगर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढ भी चुके हैं तो उसके बाद फंडामेंटल चेक करिए, फाइनेंशियल चेक करिए। अगर दोनों ही चीज़ ठीक ठाक है तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्म यहाँ पे हुआ। तो जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो इस लेवल में मैंने एंट्री किया था और वो आपको वीडियो बनाकर भी शेयर किया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर यहाँ पे बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है, क्या इस तरीके से होल्ड करने से क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको आपके ट्रेड के ऊपर भरोसा है, अगर आपको भरोसा है कि मैंने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड टारगेट को अचीव करेगा, चाहे कुछ दिन ज़्यादा लगे, कुछ दिन कम लगे, तो उस ट्रेड के ऊपर अगर आपको भरोसा है तो बने रहना चाहिए। देखिए फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव कर दिया। और कितने दिनों में टारगेट अचीव किया? अगर मैं एंट्री लेवल जहाँ से ब्रेकआउट हुआ उस लेवल से भी टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 146 डेज़। तो आप बोल सकते हैं कि 5 मंथ्स के आसपास। तो 5 मंथ्स के आसपास, तो 5 मंथ्स में कितना रिटर्न मिला? 30%। तो और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से और क्या चाहिए? इससे बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी आप आपके हिसाब से ज़रूर ट्रेड करिए, क्योंकि मेरे कहने पे सिर्फ़ सारी चीज़ों को सीखिए, मेरे कहने पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। हाँ, आप सीखने के लिए आए हैं, आप सीख कर खुद के इम्प्लीमेंट करके काम करना चाहते हैं, तो ऑलवेज़ गुड। और मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसीलिए लिया, 2 कारण के वजह से लिया। पहली बात, कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 पैसा कैपिटल के ऊपर जो इसका जो प्रोमोटर है निर्मल जैन जी, तो उन्होंने एक डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न लिया, क्योंकि उनके पास जो होल्डिंग है, उनके जो पास जो होल्डिंग है आप देखेंगे तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़, तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ वो भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। 5 पैसा कैपिटल जिस तरीके से एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, तो आईएफएल सिक्योरिटीज़ के ऊपर सेबी ने 3 साल की रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई भी नया कस्टमर वो एक्वायर नहीं कर पाएँगे। कोई भी नया कस्टमर वो उस कंपनी के ऊपर ऐड नहीं कर पाएँगे। तो निर्मल जैन जी ने क्या कहा कि इसका जितना कस्टमर यहाँ पे मतलब एक्वायर किया जा रहा था, वो कस्टमर डायरेक्टली अभी 5 पैसे के ऊपर एक्वायर किया जाएगा। तो यही बात मुझे बहुत बेस्ट लगा। जब इस तरीके से डिसीज़न हुआ था, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि 1-2 मेरे वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि सर तो एक ही वीडियो बार-बार बनाते रहते हैं, तो इसको देख के क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर मार्केट में आपको पैसा कमाना है, तो आपको इसी मतलब घिसे-पिटे चीज़ को ही बार-बार दोहराना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही चीज़ को बार-बार दोहराएँगे, बार-बार टेस्टिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे पैसा बनेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत सारा कंपनीज़ को एनालिसिस करूँ, उसमें से ट्रेड करूँ, ऐसे मत करिए। यहाँ पे आपका कोई ट्रेड, 1-2 ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा, बाकी ट्रेड आपको अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप उसको टाइम नहीं देंगे, उसके अंदर क्या चल रहा है उसको आपको पता नहीं चलेगा, तो आप पूरी तरीके से फँस सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। इस कंपनी आपको एक के बदले एक बोनस शेयर देने वाला है, और वो भी आपको कब मिलेगा? अभी तक डेट अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं डेट आपको बता रहा हूँ, 12 तारीख को आपको मिलेगा, 12 मतलब 12 जनवरी 2024 में। तो 2024 में आपको एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ काम करना है तो आपके रिसर्च के और आपकी रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।